बच्चों, आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए हमारा नेक्स्ट चैप्टर है 5 चैप्टर नियंत्रण एवं समन्वय। इसके पहले के जो हमारे चैप्टर हैं जैव प्रक्रम के चारों टॉपिक, उनके सारे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन मैंने आपको पहले बता दिया है। तो आज मैं नियंत्रण एवं समन्वय के आपको इम्पॉर्टेंट शॉर्ट टाइप क्वेश्चन बताऊँगी। आज स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है कि जिब्रेलिन्स की मुख्य उपयोगिता क्या है। जिब्रेलिन्स की मुख्य उपयोगिता पूछ रहा है। सबसे पहले ये जानो कि जिब्रेलिन्स क्या है, ठीक है। उसके बाद इसकी उपयोगिता बताएंगे। तो देखो, पौधे जो होते हैं उसमें दो प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं। पहला होता है हमारा वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन और दूसरा होता है वृद्धि नियंत्रक हार्मोन। दो प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं पौधों में। पहला होता है हमारा वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन दूसरा आता है हमारा वृद्धि नियंत्रक हार्मोन। ठीक है। तो जो हमारा जिब्रेलिन्स है ये वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन में आता है, यानी कि पौधों की वृद्धि में मदद करता है। तो वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन ऐसे तो 4 या 5 होते हैं, बट आपके बुक में 3 के बारे में दिया है आपको पढ़ने के लिए। पहला है हमारा ऑक्सीन, दूसरा है जिब्रेलिन्स और इसका तीसरा है हमारा साइटोकाइनिन। ठीक है। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा है, जिब्रेलिन्स के बारे में पूछा है, यानी कि वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन हमारा ऑक्सीन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन। तो जिब्रेलिन्स के बारे में पूछा है। तो देखो, जिब्रेलिन्स क्या है, एक वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन है। ये पौधों की वृद्धि में मदद करते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें मुख्य उपयोगिता पूछा है, तो मुख्य रूप से यह पौधों की लंबाई में वृद्धि करते हैं, ठीक है। देखो, जिब्रेलिन्स एक वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन है जो पौधों की वृद्धि में मदद करते हैं। मुख्य रूप से यह पौधों की लंबाई में वृद्धि करते हैं और ये क्या होता है, फलों और फूलों के उत्पादन में भी मतलब सहायता करता है, ठीक है। लेकिन इसकी एक सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये बीज रहित फलों के उत्पादन में सहायक होता है या सहायता करता है। बीज रहित फल, समझ रहे, बीज रहित फल जैसे हमारा बीज रहित फल, जैसे इसका एग्जाम्पल हो गया हमारा केला, अनानास, यानी कि ये जो हमारा जिब्रेलिन्स होता है ये बीज रहित फलों के उत्पादन में क्या करता है, सहायता करता है। और इसका एक मुख्य हार्मोन होता है जिसको हम जिब्रेलिक अम्ल कहते हैं, ठीक है। अब आप जिब्रेलिन्स तो समझ में आ गया होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वृद्धि नियंत्रक पदार्थ से क्या तात्पर्य है। मैंने पहले ही बताया आपको कि पौधों में क्या होते हैं, 2 प्रकार के हार्मोन होते हैं। पहला होता है हमारा वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन और दूसरा होता है हमारा वृद्धि नियंत्रक हार्मोन। वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन जो कि पौधों की वृद्धि में मदद करते हैं और वृद्धि नियंत्रक जो कि क्या करेंगे, पौधों की वृद्धि को रोकते हैं। तो हमसे यहाँ पूछा है वृद्धि नियंत्रक पदार्थ से क्या तात्पर्य है। तो वृद्धि नियंत्रक पदार्थ से यह तात्पर्य है कि ये पौधों की वृद्धि को रोकते हैं, ठीक है। ये पौधों की वृद्धि को क्या करते हैं, रोकते हैं। और ये 2 प्रकार का होता है। मैंने बताया आपको कि वृद्धि प्रवर्धक क्या होते हैं, 3 टाइप के आपको दिया है पढ़ने के लिए। वैसे ही ये हमारे 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है हमारा एबिसिक एसिड और दूसरा होता है हमारा एथिलीन, ठीक है। तो एबिसिक एसिड जो है ये पौधों की वृद्धि, अंकुरन और कोशिका विभाजन को क्या करता है, रोकता है। वो जो तीनों मिल करके वृद्धि प्रवर्धक हमारे ऑक्सीन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन जो तीनों मिल करके पौधों में वृद्धि करते हैं, ये अकेला ही उन सबको क्या करता है, रोकने का काम करता है। तो बहुत पौधों में देखिए आपकी क्या होती है, बहुत पौधों की वृद्धि नहीं हो पाती है, वो पहले ही क्या होते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो ये किसकी वजह से, हमारा एबिसिक एसिड ये क्या करता है, पौधों की ना ही वृद्धि होने देता है, ना ही उनका अंकुरन होने देता है, कुछ नहीं होने देता है। फिर एक होता
होता है हमारा एथिलीन। तो ये एक गैस के रूप में पाया जाता है, ठीक है। ये जो पौधे में होता है ना, ये गैस के रूप में पाया जाता है और इसका काम है कि ये फल को पकाता है। ये क्या करता है, फल को पकाने का काम करता है। अब देखो, प्राकृतिक रूप से तो ये फल को पकाता है, ये कृत्रिम रूप से भी ये फल को क्या करता है, पकाता है। हमारा जो एथिलीन है प्राकृतिक और कृत्रिम, क्योंकि देखना बहुत ऐसे फल को कच्चे में पेड़ से तोड़ लिया जाता है, फिर इसको पकाने के लिए क्या किया जाता है, कार्बाइड एसिड बोलते हैं उसको, ला करके फल में डाला जाता है, तो क्या होते हैं, वो फल पक जाते हैं। तो उसको हमने क्या, कृत्रिम रूप से पकाया, वो पेड़ पे नहीं पकते हैं, ठीक है। तो ये कृत्रिम और प्राकृतिक दोनों रूप से फल को पकाने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम लिखे। अब मनुष्य के शरीर में तो बहुत सारी अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई जाती है, सारी अंतःस्रावी ग्रंथियों के अलग अलग काम है। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछ रहा है, सारे के नाम पूछ रहा है। तो मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या है, निम्नलिखित है। पहला है हमारा पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसको कि हम मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, इसके बारे में मैं आगे आपको पढ़ाऊंगी अभी। फिर है हमारा थायराइड ग्रंथि, फिर है पैराथायराइड ग्रंथि, एड्रीनल, देखो पहला हो गया हमारा पिट्यूटरी ग्रंथि, दूसरा हो गया थायराइड ग्रंथि, तीसरा है हमारा पैराथायराइड ग्रंथि, चौथा है एड्रिनल ग्रंथि, पांचवा है हमारा अग्नाशय की लैंगरहैंस की दीपिका है, और छठा है हमारा क्या, जनन ग्रंथि। और जनन ग्रंथिया में दो चीज़ के बारे में हमें पढ़ना होता है, पहला होता है हमारा वृष्ण और दूसरा होता है अंडाशय। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आपको, पहला हमारा क्या होता है, वृष्ण, दूसरा था अंडाशय। जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो सबके बारे में अलग अलग से हमें क्या मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा। जैसे देखो यहाँ पे तो हमारे बुक में तो 6 ही दिया है, ऐसे एक पीनियल ग्रंथि भी होती है, उसके बारे में आपको तंत्र में पढ़ने को दिया नहीं है, हालांकि होती है, ठीक है। वो क्या होता है ना, पीनियल ग्रंथि, वो 15 साल के बाद हमारे शरीर में काम करना बंद कर देता है। आपके बुक में बस इतना ही दिया है पढ़ने को, तो मैंने इतना ही लिखा है, ठीक है। अब आप इसमें नाम पूछा है, मैंने सबका नाम लिख दिया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पिट्यूटरी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि क्यों कहलाती है। मैंने अभी बताया आपको कि पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। तो अब ये क्यों कहलाती है पिट्यूटरी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि, इस चीज़ को समझो। तो देखो, यह एक अत्यंत छोटी ग्रंथि है। पिट्यूटरी ग्रंथि जो है ना, वो बहुत छोटी ग्रंथि है। एक मान लो मटर का जो बीज होता है उससे भी छोटा ही मान के चलो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा छोटी होती है। इसका भार जो है वो क्या होता है, 0.6 ग्राम होता है। अब सोच लो इसी से 0.6 ग्राम तो कितनी छोटी होगी ये, लेकिन इसका जो काम है वो बहुत बड़े बड़े हैं। देखो, यह कई अन्य महत्वपूर्ण अंतःस्रावी ग्रंथियों को क्या करती है, नियंत्रित करती है, इसलिए इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। ये खुद एक अंतःस्रावी ग्रंथि है, लेकिन ये क्या करता है, ये बहुत सारी अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित करता है। जैसे कि देखो यहाँ पे है हमारा, इतनी सारी ग्रंथि हैं, तो पिट्यूटरी ग्रंथि क्या करता है, थायराइड ग्रंथि को कंट्रोल करता है, मतलब बहुत सारी ग्रंथियों को क्या करता है, वो कंट्रोल करता है। एक ये पैराथायराइड ग्रंथि जो होती है, इस पे पिट्यूटरी ग्रंथि का कंट्रोल नहीं होता है। इस पे जो है इस पे पिट्यूटरी ग्रंथि का नियंत्रण नहीं होता है, बाकी सब पे होता है। बाकी बहुत सारी पे क्या होता है, इसका ये भले ही एक अंतःस्रावी ग्रंथि है, लेकिन ये खुद बहुत सारी अंतःस्रावी ग्रंथि को क्या करता है, नियंत्रित करता है। इसी की वजह से इसको हम मास्टर ग्रंथि कहते हैं। मास्टर ग्रंथि को इंग्लिश में मास्टर ग्लैंड कहेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पर मास्टर ग्लैंड, और इसका एक और नाम होता है, हमारे पिट्यूटरी ग्रंथि को पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं। क्वेश्चन ये ना पूछे कि पिट्यूटरी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि क्यों कहलाती है, ये पूछ दे कि पीयूष ग्रंथि मास्टर ग्रंथि क्यों कहलाती है। तो ऐसा थोड़ी है कि आप बोलोगे कि नहीं हमने तो पिट्यूटरी पढ़ा था, पीयूष तो पढ़ा नहीं था, उसी का नाम होता है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। आज मैंने 5 क्वेश्चन ही लिया है कि थायरॉक्सिन हार्मोन का क्या महत्व है। यहाँ पे पूछ रहा है थायरॉक्सिन हार्मोन का महत्व। सबसे पहले जानो कि थायरॉक्सिन हार्मोन बनता कहाँ है। तो थायरॉक्सिन हार्मोन हमारे थायराइड ग्रंथि से निकलता है। थायराइड ग्रंथि जो कि हमारी अंतःस्रावी ग्रंथि है, उससे हमारा क्या होता है, ये थायरॉक्सिन हार्मोन जो है वो क्या होता है, निकलता है।
और थायराइड ग्रंथि जो है वो शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। यहाँ पे आपने पढ़ा कि इतनी सारी ग्रंथियाँ हैं ना, हमारी पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, इन सब में सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है, अगर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो हमारा थायराइड ग्रंथि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि हो जाएगा हमारा थायराइड ग्रंथि। और ये पूछे कि शरीर की सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि कौन सी है। यहाँ पे अंतःस्रावी तो हमारी थायराइड ग्रंथि होती है, और सबसे बड़ी बहिस्रावी तो वो हो जाता है हमारा यकृत, यानी कि हमारा क्या, लीवर। हमारा लीवर। और ये ना पूछे, देखो अंतःस्रावी बहिस्रावी करके ना पूछे, अगर आपसे सिर्फ ये पूछ दे कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, तो हो जाएगा हमारा लीवर, ठीक है। और अगर अंतःस्रावी और बहिस्रावी करके पूछे तो फिर हो जाएगा हमारा, अंतःस्रावी पूछेगा तो थायराइड ग्रंथि, और बहिस्रावी पूछेगा तो यकृत, ठीक है। अब देखो इसमें होता क्या है, तो थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। इस हार्मोन में आयोडीन अधिक मात्रा में पाया जाता है। आयोडीन यानी नमक, नमक अधिक मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। तो देखो होता क्या है, इस हार्मोन में ना आयोडीन अधिक मात्रा में पाया जाता है, लेकिन ना कभी कभी हमारे शरीर में आयोडीन यानी कि नमक की कमी हो जाती है। तो उस आयोडीन को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी इतना तेज़ी से प्रयास करते हैं, उसके वजह से हमारी जो थायराइड ग्रंथि है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हमें एक रोग होता है जिसको गलकंड या घेंगा रोग कहते हैं, जो कि हमारे गले में होता है। वो जब थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है तो वो क्या होता है, हमारा गलकंड या घेंगा रोग हो जाता है। गलकंड या घेंगा रोग, ठीक है। तो ये आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है पूछ दे तो गलकंड या घेंगा रोग ये भी हो सकता है। या फिर उसको मतलब ना क्या होता है कि जब आयोडीन कम हो जाता है, उसको इतना तेज़ी से बढ़ाने का प्रयास किया जाता है, उसकी वजह से हमारी थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है, तो ये रोग हो जाता है। यानी कि क्या होता है, गला आपने देखा होगा किसी किसी का गला थोड़ा सा यहाँ निकल जाता है या सूज जाता है, तो वही होता है हमारा गलकंड रोग। और इसका एक ये है कि थायरॉक्सिन ग्रंथि जो है इस पे पिट्यूटरी ग्रंथि का कंट्रोल होता है। इस पे जो है हमारा पिट्यूटरी ग्रंथि का कंट्रोल होता है। इस पे देखो पिट्यूटरी का कंट्रोल होता है, ठीक है। यहाँ पे हो गया पिट्यूटरी का कंट्रोल, इस ग्रंथि पे पिट्यूटरी ग्रंथि का कंट्रोल होता है। और यह शरीर की सामान्य वृद्धि, ठीक है, ये शरीर की सामान्य वृद्धि जैसे हड्डियों और बालों इत्यादि के लिए भी आवश्यक है। ये जो क्या करता है, ये जो हमारा थायरॉक्सिन हार्मोन है, ये हड्डी और बालों के मतलब उसमें सहायता करता है, बालों के निर्माण, हड्डियों के निर्माण, इन सब में सहायता करता है। तो ये सामान्य वृद्धि में भी क्या है, आवश्यक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको पाँचों क्वेश्चन तो बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अब चलो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में।